नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप और मैं हूं मंजुषा भारद्वाज। एक बार फिर से मैं हाजिर हुई हूं आपके सामने हार्ड फैक्ट्स में कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर जो आपको चौंका देंगे। जी हां, हम बात कर रहे थे कटकी यानी कि उस आतंकवादी के बारे में जिसे 2016 में इतना कवरेज दिया गया मीडिया की तरफ से कि हर एक अखबारों में उसकी फोटो रोज छपती थी, हर एक चैनल में उसके वीडियोस दिखाए जाते थे और चीख चीख कर ये बताया जाता था कि ये अलकायदा का एक आतंकवादी है और जो संगठन को चलाने की कोशिश की जा रही है झारखंड में उसका ये मुख्य आरोपी है। आखिर किस आधार पर उसे बरी किया गया, मीडिया ट्रायल्स क्या थे इस दौरान, इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सुरजीत सिंह हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले को। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे मामले को लेकर हम बात कर रहे थे जिस तरह से कटकी को लेकर, अलकायदा को लेकर कि कैसे उसे आरोपी बनाया गया, कैसे लोगों ने दिखाया कि वो एक आतंकवादी है, समाज की उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उसके परिवार को झेलनी पड़ी। तो इसमें और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं अखबारों में, चाहे मंजूषा जी फैक्ट्स बहुत सारे हैं। दरअसल ये जो मौलाना कटकी जी कटकी नाम इसका कैसे पड़ा ये पहले जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, वो उड़ीसा का कटक का रहने वाला है। ओ जी, इस वजह से उसको कटकी नाम दे दिया गया। अच्छा। और यह कहा गया कि संगठन में इसको कटकी नाम से ही जाना जाता है। कटकी और अन्य 3 जो जमशेदपुर के लोग आतंकवादी होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए, वो पुलिस की जो कहानी थी वो उसकी झूठ पकड़ी गई अदालत में और पुलिस जो है वो आरोप साबित नहीं कर सकी और चारों बेकसूर साबित हुए। पुलिस ने इन पे जो आरोप लगाया था वो था कि ये चारों आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, ये देशद्रोह है कर रहे हैं और झारखंड में लोगों को अपने नेटवर्क से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये आरोप था। जबकि जो मुख्य आरोपी मौलाना कटकी को बनाया गया था। इसमें मौलाना मसूद के बयान पे पुलिस को सूचना मिली थी कि मौलाना मसूद जो है वो अलकायदा से जुड़ा हुआ है, वो जमशेदपुर का रहता है। उसको पुलिस ने बुलाया, सबसे पहले उसी को अरेस्ट किया दूसरे बार। जब पहली बार बुलाया पूछताछ करके छोड़ दिया, दूसरी बार बुलाया फिर उसको अरेस्ट किया और उसको अरेस्ट करके उसके बाद ही बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब इसमें पुलिस की झूठ पकड़ी कैसे गई अदालत में, इसके लिए आपको अदालत की जो कार्यवाही होती है जिस दौरान पक्ष और विपक्ष का जीरा होता है उसको समझने की जरूरत है जी। उसमें कई गवाहों ने पुलिस को यह कहा कि वह तो घटनास्थल पर गया ही नहीं। मतलब घटनास्थल कहाँ, जहां से उन लोगों को अरेस्ट किया गया था। बिल्कुल। और जो जब्ती सूची बनाई उसमें दस्तखत ही नहीं किया। लेकिन ये सुनवाई होते होते तो उनके 8 साल 10 महीने गुजर गए ना, और 2 दिन गुजर गए। पुलिस ने जो कहानी अपनी स्टोरी चार्जशीट में बताई वो अदालत में सच साबित नहीं किया हुआ। पुलिस ने ऐसी ऐसी धाराएं लगाए, ऐसी कहानी रची कि उस वक्त कटकी और उसके जो सहयोगी थे वो इंटरनेशनल न्यूज बन गए थे और लगातार महीनों तक मीडिया में उनको लेकर के खबरें आते रहती है। खबरें की हम लगातार बात कर रहे हैं। आपने भी कहा कि उस वक्त मैंने भी बहुत प्रमुखता से छापा। आपने कहा कि आज मैं सोचता हूं तो मुझे खराब लगता है, शर्म आती है उन चीजों को लेकर, क्योंकि देखिए 8 साल बाद जिस तरह से उन्हें ये कह दिया गया कि ये तो दोषी थे ही नहीं, तो बेशक सी बात है कि मीडिया में जिस तरीके से उस वक्त कवरेज दिया गया, जब उन्हें निर्दोष कहा गया, तो क्या उतनी ही प्राथमिकता से कवरेज दी गई थी? नहीं, अखबारों में पहले पन्ने पे खबर जरूर छपी थी। पिछले महीने जब अदालत ने उसे बरी किया आतंकवादी होने से उन 4 लोगों को, तो पहली खबर एक फ्रंट पेज में जरूर छपी। लेकिन इस तरीके से लगातार .in और लाइव लगातार में ही कवरेज है कि कैसे पुलिस की पूरी कहानी झूठी साबित हुई अदालत में। खबर छपी कि वो बरी हो गया, पुलिस आरोप को साबित नहीं कर सका, लेकिन आरोप को साबित करने अलग बात है। पुलिस की कहानी जो है सो पूरी तरह झूठ के गवाह कोर्ट में हॉस्टाइल कर गए। और ये जो पूरी रिपोर्टिंग बन रही थी उस समय सिर्फ और सिर्फ क्या पुलिस ब्रीफिंग पर निर्भर थी या टीआरपी की होड़ की वजह से एक तरह से लोग किए जा रहे थे, क्योंकि कवरेज मिल रहा था? आपने भी कहा इंटरनेशनल ये न्यूज बन गई थी, तो टीआरपी चाहिए था या पुलिस ब्रीफिंग पे पूरा निर्भर हो गया था? एक होड़ मची हुई थी। वो एक जो वक्त था उसमें
कि आतंकियों का स्लीपर सेल है। एक्चुअली आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जी। उस वक्त पटना में उनकी रैली थी और चुनाव प्रचार के दौरान वहां पे सीरियल ब्लास्ट हुए थे। बिल्कुल। उसके उसके बाद रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के सिठुओं से कुछ लोग पकड़े गए थे। तो ब्लास्ट में सिठुओं के बच्चे वहां थे, शामिल थे। उसके बाद से ये एक लगातार जो है तो जब तब इस बात को उठता था कि झारखंड में आतंकियों का एक बड़ा नेटवर्क काम करता है, उनका स्लीपर सेल है। उससे पहले की बात करें अगर तो एक दो घटना जमशेदपुर में भी हुई थी कुछ अरेस्टिंग, और 1999 या 2000 में हजारीबाग में 2 आतंकी मारे गए थे जो कोलकाता के अमेरिकन सेंटर के हमले में शामिल थे। लेकिन ये हाँ उस समय, लेकिन ये जो मामला है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये पुलिस एक सूचना के आधार पे, वो भी पता नहीं रिटर्न में सूचना थी या नहीं थी, एक इंफॉर्मेशन के आधार में एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ती है जो आतंकवादी नहीं है, और फिर उससे पूछताछ के आधार पे कटकी समेत ने 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है और आतंकवादी बताती है। इसमें जब जो पुलिस की टीम थी जिसने छापामारी करके पकड़ी थी इन लोग, पकड़ा था इन लोगों को, वो लोग जब कोर्ट में पहुंचे तो उनको याद ही नहीं कि वो किस जगह पे छापामारी करने गए थे। अच्छा। उनको यह भी याद नहीं कि जो अदालत में जो सामग्री जमा की गई है वो क्या क्या है, जो जब्ती सूची पुलिस ने तैयार करके डाला वो है क्या 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 है उसमें शामिल, इन सब बारों में भी उनको कोई जानकारी नहीं है। कि उसमें मजेदार है बंदई उड़ाव है जो छापामारी दल में शामिल थे, उनके गवाही जो अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं क्या कि प्रभारी की मौखिक सूचना पे वो जो है सो छापामारी की, उनको प्रभारी थाना प्रभारी ने मौखिक सूचना दी गई थी। गौर करने वाली बात है, और मौखिक कहा था मौखिक ही देते हैं, हर चीज लिख के अपने वो सदस्यों को नहीं बता सकते, इसमें कोई ये नहीं है। तो सिर्फ बताया गया था कि छापामारी करने जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये गोपनीय रखा गया था। ये घटना है 22 जनवरी 2016 की। उनको इस बात की जानकारी नहीं कि वो लोग जा रहे हैं तो कोई स्वतंत्र गवाह साथ में है या नहीं है। वो बताते हैं कि मसूद के घर से कुछ उर्दू के कागजात मिले, ठीक है, जिसमें उर्दू लिखा पढ़ा हुआ था, और चूंकि वो उर्दू पढ़ा लिखा नहीं जानते हैं वो लोग, टीम में शामिल कोई भी व्यक्ति, तो उनको ये बताया गया कि ये उर्दू में लिखा हुआ है, ये आतंकवादी दस्तावेज है। तो ये उनकी गवाही है कोर्ट में। उन्होंने यह भी कहा कि छापामारी दल में है, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि जब्ती सूची कहाँ बना और जब्ती सूची के गवाह कौन कौन थे। फिर वो बताते हैं कि वो आरोपी को पहचाने कैसे। जब कोर्ट में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि थाने में उनको एक फोटो दिखा गया था। अच्छा। उस फोटो के आधार पर उन्होंने ये कराया, जबकि सच है कि पुलिस जब उसके घर में तलाशी लेने गई थी तो वहां उसको तस्वीर मिली थी। उस तस्वीर को लोग लेकर के चले आए थे थाना, और पुलिस ने इस बात को बताया भी नहीं कि जो तस्वीर हमने वहां जब्त किया था। अच्छा। और उस तस्वीर को देख करके ये पता घर कहाँ है, घर किस लोकेलिटी में है, ये सब कुछ। उनका एक जबरदस्त जवाब था कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी जो उनको बताया, जो निर्देश दिया, उसके आधार पर उन्होंने सारी चीजें प्रस्तुत करते गए। इसी तरह छापामार दल के सदस्य एक है विपिन किशोर टेटे। इन्होंने कहा कि प्रभारी ने कहा तो हम छापामारी करने चले गए। उनको भी छापामारी का स्थल याद नहीं है, ना ही कोई मकान नंबर याद है। जब्ती सूची थाने में तैयार किया गया था, यह उन्होंने कहा, स्वीकार किया। जो नियम विरुद्ध था, जब्ती सूची में गवाहों के नाम नहीं थे, और उनको जब्ती सूची दिखाया भी गया थाना में ही। जिस जगह से अरेस्टिंग की गई वहां पे जब्ती सूची नहीं दिखाया गया। ये कटकी की बात कर रहा हूँ मैं, कटकी के मामले में। जी बिल्कुल। कटकी को जहां से अरेस्ट किया उसके बारे में कोई जानकारी छापामार दल के सदस्यों को नहीं थी। उसमें छापामार दल में एक दरोगा थे सुमन आनंद, उन्होंने भी कहा कि मैंने कभी कटकी को नहीं देखा, और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इसके पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। बताइए, एक आतंकवादी को पकड़ते हैं, उसके पास से कोई सामान बरामद नहीं होता। ये भी कहा था कि वो उसके घर नहीं गए हैं।
ये भी कह दिया था उन्होंने कि घर भी नहीं गए, उसको कभी नहीं देखा, कोई आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद हुआ। मतलब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गवाही पुलिस के भी जो लोग हैं, जो खुद छापेमारी दल के सदस्य बताए जा रहे हैं, उनके बारे में पुलिस रिपोर्ट में ये तैयार किया गया कि ये गवाह थे, ये लोग शामिल थे उस छापेमारी में। लेकिन अगर हम तथ्य देख रहे हैं, जब कोर्ट में जाकर वो जवाब देते हैं, तो वहां पर ये बात सामने आ रही है कि वो कटकी के घर नहीं गए हैं, वहां कटकी नहीं मिला, फोटो के द्वारा उनको पहचाना। सिर्फ वो सुमन आनंद का मामला नहीं है, अनुज उरांव है केस के आईओ, जो डीएसपी रैंक के अफसर हैं। उस समय वो एसटीएफ में पदस्थापित थे। उन्होंने जो बयान दिया है, कहा है कि डीजीपी के आदेश पर उन्होंने इस केस की जांच शुरू की थी। वो कभी भी अब्दुल रहमान उर्फ कटकी के घर नहीं गए थे। जांच के दौरान उन्होंने, केस के अनुसंधानक है उन्होंने अब्दुल रहमान उर्फ कटकी का कभी बयान नहीं लिया और स्वीकार किया है उन्होंने कि किसी भी गवाह ने कटकी के बारे में कोई भी स्पेसिफिक बातें, कोई भी स्पेसिफिक आरोप नहीं लगाया है। हालांकि 2-4 गवाहों की बात यहाँ पर आई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो स्वतंत्र गवाह थे या कुछ लोगों से जो उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने यही कहा कि उन लोगों ने बताया था कि कटकी झाड़ फूक किया करता था और उसके बदले पैसे ठगी का जैसा मामला। तो वो झाड़ फूक करना, पैसे किसी से 2-4 ले लेना, क्या इसको आतंकवाद करार दिया जा सकता है? क्या उसको आतंकवादी वाले सेक्शन में जोड़ा जा सकता है? देखो, मामला वो है ही नहीं ना कि झाड़ फूक करता था। वो तो एक गवाह ने कहा कि हम इसको सिर्फ इतना जानते हैं कि वो झाड़ फूक का धंधा करता है, लोगों को ठगता है। मामला ये था कि पुलिस ने, पुलिस की सूचना पे, दिल्ली पुलिस की सूचना पे आपने 4 आतंकवादियों को पकड़ा। तमाम चीजें आपने की, आपने पकड़ा, आपने अनुसंधान किया, आपने रिकवरी की, आपने जब्ती सूची बनाई और कोर्ट में ट्रायल के दौरान आप 2 कदम भी नहीं चल पाए और वो सारे लोग बेकसूर साबित हुए। बिल्कुल। अब इसको आप ये भी नहीं कर सकते कि संदेह का लाभ मिला आरोपियों को, नहीं। आप एक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सके जिससे यह पता चले कि मौलाना अब्दुल रहमान उर्फ कटकी जो है और उनके साथ पकड़े गए मौलाना मसूद समेत अन्य 2 लोग जो है, वो सारे जो है वो आतंकवादी संगठन अल-कायदा से जुड़े हुए हैं। इससे तो यही पता चल रहा है कि ये सारी चीजें जो है सो एक जाल बुना गया, कुछ लोगों को फंसाया गया। कैसे फंसाया गया ये पुलिस ही बता सकती है जो उस वक्त थी। लेकिन एक बयान जो कोर्ट में जीरा के दौरान आया है वो है डीएसपी जसिंता किरकिट्टा का। वो कहती है कि उनके सामने अब्दुल रहमान उर्फ कटकी को नहीं गिरफ्तार किया गया, उसे तो दिल्ली से पकड़ के लाया गया था, यहाँ गिरफ्तार हुआ था और उनके पास से कुछ भी जब्त नहीं हुआ। तो समझ में नहीं आता है कि लोग, पुलिस के अफसर, ऐसा पहले भी ऐसा हुआ है कई घटनाओं में, आपराधिक मामलों में भी पुलिस फंसाते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला है कि 4 लोगों की जिंदगी को खत्म करने का मामला है। आप 8 साल 10 महीने 2 दिन तक उसको जेल में आतंकवादी बता करके रख दिए, जबकि वो आतंकवादी नहीं है। बिल्कुल। देखिए, और भी बहुत सारे थे। एक लक्ष्मी नारायण सिंह भी थे जो वहाँ के जब्त सूची के गवाह थे, उन्होंने भी कुछ कहा था। क्या कुछ कहा था? कोई ऐसा स्पेशल नहीं, जो सारे गवाह जो है सो 12-13 गवाह थे उसी तरीके से कि मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, यही सब कहा उन्होंने। सारे गवाह भी वैसे ही पलट गए जो स्वतंत्र गवाह थे। स्वतंत्र गवाह तो पलटना ठीक है, आप कर सकते हैं। पुलिस के गवाह जो पुलिस के छापामारी दल में थे, पुलिस के पदाधिकारी थे, डीएसपी थे, पुलिस थाना के पुलिसकर्मी थे, वो सारे लोग पलटते चले। तो क्या ऐसा नहीं लगता है इसमें जो जल्दबाजी की गई या किसी तरह से पूरी तरह से इसको जांच नहीं किया गया, जो ऊपर से एक सुनी सुनाई बातें सामने आ रही थी, उसी तरह की धारणा बना ली गई और उसी धारणा के आधार पर पूरी की पूरी पुलिस रिपोर्ट तैयार कर दी गई? अब ये तो उस वक्त थाना प्रभारी जो विष्णुपुर के थे जितेंद्र कुमार और जो थाना प्रभारी थे, उस वक्त किस तरह का माहौल था सबको पता है कि पुलिस उस वक्त किस तरह से काम कर रही थी। इसमें कोई बहुत कहने वाली चीज नहीं, सबको पता है कि उस वक्त झारखंड पुलिस किस तरह से काम कर रही थी। बिल्कुल। तो ये तो हमने देखा कि अभी फिलहाल किस तरह से पुलिस वहां पर पलट गई है, स्वतंत्र गवाह ने अपनी गवाही दी है कोर्ट में। लेकिन इसके बाद एक और मामला सामने आता है जब कोर्ट 4 आरोपियों में से 3 को बरी कर देती है और 1 को आरोपी बनाती है और उसे सजा भी सुनाती है कुछ सालों का। लेकिन तब तक वो जितनी सजा सुनाई गई थी कोर्ट के द्वारा, उससे ज्यादा की सजा वो काट चुका होता है। क्यों काटा उसने इतनी सजा?
क्या कुछ था ये पूरा मामला, इस पे भी हम अगले एपिसोड में आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे और सुजीत सर दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।